हमारी रिक्वेस्ट है राकेश कुमार सर आपसे कि आप प्लीज़ हमारी डिमांड को सुनिए। 6-6 साल बाद PCS की परीक्षा आई है, लोग बड़ी उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, नीति, मलारी, पाणा, ईरानी, मोरी, लोहाघाट से बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है। उतने दूर से जब बच्चा यहाँ आ रहा है, 7 से 8 हज़ार रुपये उसको मंथली यहाँ पे मिलता है। कमरे का किराया उसको देना है, खाना पीना उसको खाना है। वो बड़े सपने संजोता है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आता है। उसके सपनों को आप बेच रहे हैं इस तरीके से। प्लीज़, आप लोग बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, आप जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए, आपसे एक ही निवेदन है, प्लीज़ हमारी इस समस्या का हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, हम उस प्रोसेस को फेयर करने की डिमांड कर रहे हैं जिस प्रोसेस में का हम हिस्सा बनना चाह रहे हैं। हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए आप लोगों से। अगर हम किसी फिक्स मैच में पहले ही खेलने जा रहे हैं जो प्लासी के बैटल की तरह है, जहाँ पे सिराजुद्दौला को हारना ही हारना है, तो हम वैसे गेम में शरीक नहीं होना चाहते। चलिए सर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड पे। और अभी इस वक्त मैं देहरादून पे मौजूद हूँ और कल रात जो कल का जो वाक़या है जो अभी हो रखा है ताज़ा आप लोगों को सभी को अभी तक पता चल चुका होगा कि किस तरीके से पटवारी और लेखपाल की जो पेपर लीक का मामला सामने आया है। और इस वक्त तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर, चाहे आप फेसबुक देखिए, तब चाहे आप इंस्टाग्राम देखिए, मीम्स तमाम तरीके के आ रहे हैं और बहुत ही अजीब आ रहे हैं। और अभी इस वक्त सभी युवा इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शैलेश सती नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम यही तैयारी कर रहे हैं, कई वर्षों से PCS की तैयारी कर रहे हैं। जी, तो क्या क्या देखा आपने कल जब पूरा का पूरा मामला ये हुआ, उसके बाद अब आगे का प्रकरण क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारा संज्ञान लेने आए। जी, मामले तमाम हैं, लेकिन हमें अभी केवल 2 बिंदुओं पे इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। मामला कुछ इस तरीके से है, पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें आयोग के अति वरिष्ठ अधिकारी संजीव प्रकाश चतुर्वेदी, जो अति गोपन विभाग में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, उनकी पूर्ण रूप से संलिप्तता पटवारी के पेपर लीक करने में पाई गई है, जो उन्होंने खुल करके स्वीकार भी ली है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि उन्होंने AE के पेपर को, JEE के पेपर को, इसके साथ साथ लेक्चरर के पेपर को भी 30-30 लाख रुपए में बोली लगाई है। अब आप समझ लीजिए, ग्रुप C के पेपर को जो आदमी इतनी आसानी से बेच सकता है, जिसका 2800 ग्रेड पे है, जिसका 4600 ग्रेड पे है, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है PCS। 6 साल बाद ये PCS की परीक्षा आ रही है। उस परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र के साथ उसने कोई खिलवाड़ नहीं किया होगा, वो बेचा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? हम आयोग के अध्यक्ष से एक ही डिमांड करते हैं। राकेश कुमार जी की इंटीग्रिटी के बारे में हमने खूब सुना था, हमें ये बताया गया था कि बहुत ही कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, बहुत तय समय में परीक्षाओं को संचालित करेंगे। उस दिन हमें बहुत खुशी भी हुई थी, लेकिन आज जिस तरीके से घटनाएं घट रही है वो बहुत शर्मनाक है। मैं कहना चाहता हूं कि आयोग के अध्यक्ष आज शाम तक अपना क्लैरिफिकेशन दें इस मुद्दे पे कि वो आगे क्या सोचते हैं। जो ये परीक्षाएं संचालित हो रही हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से, एक एक चीज़ के बारे में अपना क्लैरिफिकेशन दें, किस तरीके से पेपर लीक हुआ है, और जो अभी PCS की जो पेपर परीक्षा होने वाली है 28 तारीख से, सबसे पहले उसको स्थगित करें और तय समय में जांच कराएं। जांच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, यहाँ के युवाओं को विश्वास में लें, और उसके बाद हम इस बात की भी डिमांड करते हैं कि तय समय के माध्यम से हमारी परीक्षा को दोबारा कराई जाए। लेकिन 28 तारीख को जो पेपर होने वाला है, सबसे पहले हम उसको स्थगित करने की मांग करते हैं। ये भाई साहब ने बताया स्थगित करने की मांग करेंगे। और UKSSC के बाद जो पेपर लीक हुआ है, धामी जी आपसे मैं ये बात पूछना चाहूँगा, बड़ा विश्वास आपने जताया था कि अब की बार जो पेपर होंगे उनमें ऐसी घटना नहीं होगी, और खास कर अब ये जो PCS का जो बात सामने आ रही है, ये आप ही के सामने खुली है, और आप ही के अपने युवा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में यहाँ पर युवा आज बेरोजगार होने की तादाद में एक और बार हो चुके हैं। और हो सकता है अगर इसमें कोई कार्रवाई ना हो तो ये भी मजबूर हो जाए धरने में बैठने के लिए। आखिर कितने धरने करवाएंगे आप? अब भाई साहब, दूसरे भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशीष खंडूली नाम है। तो क्या लग रहा है आपको, ये युवा मुख्यमंत्री युवाओं को ये एक तरीके से ऐसा धोखे में रख रहे हैं? सर, आप अभी युवा की बात कर रहे हैं। शायद हमने कल ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया है जी, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि पे हम मनाते हैं। तो आज हम ये सोचनीय विचार पे हैं कि जो विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो रुको मत। लेकिन अगर कुछ शासन के जय चंदों ने हमारे लक्ष्यों को ही कब्जा रखा है, तो हम किसे अपना लक्ष्य माने? इस प्रशासन को हिलाने को अपना लक्ष्य माने, या फिर वही लाइब्रेरियों में, किसी गलियों में एक 4x8 के कमरे में बैठ के रात भर पढ़ते रहने को अपना लक्ष्य बनाएं? आखिर युवा ये सोचने के लिए मजबूर है। प्रश्न है कि युवा का भविष्य का क्या होगा? युवा मुख्यमंत्री के नाम पे सरकार तो बन गई, लेकिन युवाओं का भविष्य वैसे अधर में लटका पड़ा है। जी, अधर में लटका पड़ा है। और यहाँ पर इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा, जो ये संख्या बल यहाँ पर युवाओं का पहुँचा हुआ है, सब ही पीड़ित हैं, सबकी मांगे हैं।
और सभी लाचार यहाँ पर हो रखे हैं। और अब महिला भी साथ में। मैम, क्या नाम है आपका? सर पूनम। कहाँ से आए हैं आप? मैं यही देहरादून। तो क्या लग रहा है आपको, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब जब ये सारा प्रकरण देखने को मिलता है, तो आखिर युवाओं का आगे भविष्य क्या रहने वाला है इस उत्तराखंड में? या तो 30-30 लाख रुपए सरकार पहले ही युवाओं को दे दे कि आप पेपर खरीद के सीधा अंदर भर्ती निकाल लीजिए। सर पहली बात तो ये कि जो आप लीक मामले का प्रकरण है वो तो सर ने बता ही दिया है जी। दूसरा ये कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो सुनने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा हाईली डिमोटिवेटिंग फील कर रहे हैं जी। और अभी पूरा सर्दी जो हमने लाइब्रेरी में बिता दी, हमने क्या सभी जितने भी स्टूडेंट्स तैयार कर रहे होंगे, और ये मामला सामने आने के बाद बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। और ये लीक मामले के अलावा हमारा एक और मामला था जो महिला आरक्षण, जो सभी जान रहे हैं काफ़ी महीनों से जो है वो अटका हुआ था। तो फाइनली 3 दिन पहले आदेश आता है और गवर्नर जी के साइन भी होते हैं हम इस पे। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने जो 19 अक्टूबर को जो रिजल्ट निकाला जिसमें इन्होंने कट ऑफ 79 से 72 की महिलाओं की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अंदर आ गए। अब जब आरक्षण का मुद्दा कंप्लीट हो चुका है, आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को, तो फिर हम ये चाह रहे हैं कि जो बाहर की महिलाएं थी वो बाहर क्यों नहीं है, और उसके अलावा 72 से ऊपर कट ऑफ के जो उत्तराखंड की महिलाएं थी उनका क्या स्टैंड है, उस पर आयोग कुछ बोल नहीं रहा है। इन्होंने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग की मंशा क्या है। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में है, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। जी चलिए, ये मैडम ने भी अपनी जी है उसको भी आपके संज्ञान में एक और बात मैं लाना चाहता हूँ। आयोग ने 29 दिसंबर को एक विस्तृत विवरण दिया था कि आप 13 तारीख से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। कल अचानक 12 तारीख की सुबह जब आयोग में कुछ गड़बड़ियाँ आनी शुरू हुई, तो इसी बीच एक लिंक शेयर हुआ और उसमें एक दिन पहले ही एडमिट कार्ड निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके 2 घंटे बाद वो लिंक फिर से अनुपलब्ध हो गया है। फिर बोलते हैं 13 तारीख से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए। तो आखिर ये किस तरीके की सूचिता है, हम इसको जानना चाहते हैं। आयोग के अध्यक्ष स्वयं इस बात को क्यों नहीं सामने लाते हैं? उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड हैं आप, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। आप क्या इतने कॉम्पिटेंट आदमी, IAS अधिकारी आप रहे, UN का अवार्ड आप ले रहे हैं, आप क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी से कब तक बचे? और एक बात ध्यान दिलाने की बात ये भी है, मैं आपके माध्यम से आयोग के अध्यक्ष जी को एक और बात बनाना चाहता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जब जब अनियमितताएं आई हैं, वहाँ के अध्यक्ष मीडिया के सामने आए हैं, एक एक बिंदु का स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है। और जब तक सभी अभ्यर्थियों की किसी भी तरीके की आशंकाओं का निदान नहीं हो गया है, परीक्षा की प्रक्रिया को उन्होंने होल्ड कर दिया था। हम यही चाहते हैं, वर्तमान में जितनी भी परीक्षाएं आप करवा रहे हैं, आप उन्हें कुछ समय के लिए होल्ड करिए, आप वहाँ के सिस्टम को ठीक करिए, उसके बाद से पुनः इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। हमारी रिक्वेस्ट है राकेश कुमार सर आपसे कि आप प्लीज़ हमारी डिमांड को सुनिए। 6-6 साल बाद PCS की परीक्षा आई है, लोग बड़ी उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, नीति, मलारी, पाणा, ईरानी, मोरी, लोहाघाट से बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है। उतने दूर से जब बच्चा यहाँ आ रहा है, 7 से 8 हज़ार रुपये उसको मंथली यहाँ पे मिलता है। कमरे का किराया उसको देना है, खाना पीना उसको खाना है। वो बड़े सपने संजोता है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आता है, उसके सपनों को आप बेच रहे हैं इस तरीके से। प्लीज़, आप लोग बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, आप जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए, आपसे एक ही निवेदन है, प्लीज़ हमारी इस समस्या का हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, हम उस प्रोसेस को फेयर करने की डिमांड कर रहे हैं जिस प्रोसेस में का हम हिस्सा बनना चाह रहे हैं। हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए आप लोगों से। अगर हम किसी फिक्स मैच में पहले ही खेलने जा रहे हैं जो प्लासी के बैटल की तरह है, जहाँ पे सिराजुद्दौला को हारना ही हारना है, तो हम वैसे गेम में शरीक नहीं होना चाहते। जी चलिए सर, मैं आऊँगा आपके पास। जी, लंबा कार्यक्रम, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा आगे आ जाए। अभी एक भाई साहब हैं, भाई साहब ने टीका लगा रखा है, बढ़िया सा। भाई साहब, टीका क्या नाम है पहले आपका? शुभम गिरी। आपने भी तैयारी करी थी? बिल्कुल तैयारी करी थी सर। हमारा तो, हम क्या बोलेंगे, हमारा तो दूर में जाए ना, आगे आ जाइए। जी बिल्कुल, मतलब हम यही कहना चाहूँगा कि मतलब सभी, मेरी तरह सभी युवा मतलब यहाँ पे तैयारी में लगे हुए हैं। और क्या हम जिंदगी भर पेपर ही देते रहेंगे? क्या जिंदगी भर हम पेपर नहीं दे सकते हैं? ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आगे क्या गारंटी देंगे कि ये लोग की, इनके जो अधिकारी हैं, के 4 अधिकारी और पकड़ में आने के बाद फिर पेपर कैंसिल हो जाएगा? क्या हम जिंदगी भर पेपर देते रहेंगे? तो एक तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है आपको, पहले तो इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि पहले हाकम सिंह इस सब में प्रकरण में पकड़े जाते हैं, करोड़ों रुपए उनकी धनराशि निकलती है, बाहर देशों में होटल निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद एक और हाकम सिंह 2.0 दूसरा वर्जन अब निकल के तैयार है बाहर। बिल्कुल, अभी तो ठीक से जांच नहीं होती तो अभी कई हाकम सिंह निकल के आएंगे बाहर। हम कह नहीं सकते हैं अभी भी कितने हाकम सिंह बैठे हुए हैं। अगर ऐसी चलता रहा, अगर प्रकरण की ठीक से जांच नहीं हुई, हम चाहते हैं कि कुछ समय के लिए पेपर भले स्थगित हो जाए, पर लेकिन
कोई भी भ्रष्ट अधिकारी जो है अंदर नहीं रहना चाहिए। जब तक प्रशासन में एक भी भ्रष्ट अधिकारी है तब तक प्रशासन की कोई पारदर्शिता नहीं है। कोई भी पेपर होगा उसकी कोई गारंटी नहीं कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ठीक से पहले सीबीआई जांच हो, हम तो सीबीआई जांच की मांग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम 6 महीने और रुक जाएंगे, बट यहाँ पे सीबीआई जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता हो फिर एग्जाम कराया जाए। जी, पारदर्शिता हो फिर एग्जाम कराया जाए। पिछले 10 साल में सरकार ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन बहुत से भ्रष्टाचारी आपको इसी सरकार के अंदर रेंगते हुए मिलेंगे दोस्तों, यकीन मानिए। और ये भाई साहब ने बात बताई, अभी तो 2 हाकम सिंह पकड़े गए हैं, अभी करोड़ों हाकम सिंह ऐसे ही आपके उत्तराखंड में भरे हुए हैं। धामी जी, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, ध्यान से सोच विचार करिए, हो सकता है कल के दिन आप ही की काया पलट ये युवा ना करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? पीयूष। कहाँ से हैं आप? मैं यही देहरादून। अच्छा, देहरादून से ही हैं। तो जो प्रकरण अभी सामने आ रहा है हाकम सिंह, दूसरा वर्जन हाकम सिंह का निकल के बाहर आ गया यहाँ। तो देखिए, मेरे सब साथियों ने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं एक और बात बोलना चाहूँगा। कल आपने देखा आयोग कितना हठधर्मी है। बिल्कुल। कल आयोग में ये लीक का मामला सामने आया और आयोग ने कल ही पीसीएस के मेंस के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। आप स्वयं अपने मामले में नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए आप स्वयं अपने मामले में जज बन रहे हैं और आप स्वयं को क्लीन चिट दे रहे हैं, और क्लीन चिट दे के आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं पीसीएस का एग्जाम 28 को ही कराऊंगा। क्या गारंटी है कि जो शख्स अति गोपन विभाग में इतने उच्च पद पर कार्यरत था, उसके सामने से सब पेपर पीसीएस के नहीं गए होंगे और वो आउट नहीं हुए होंगे? और जब जांच एसटीएफ ने शुरू ही की है, अभी तो जांच आगे चलेगी, और आप शुरू से ही खुद को क्लीन चिट देके कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो एग्जाम कराऊंगा। आपको जल्दी किस बात की एग्जाम कराने की? हम युवा हैं, हम ये चाहते हैं कि आप एग्जाम हमारा कभी भी कराइए। पहले तो जो जितनी प्रक्रियाएं हैं, जो भी एग्जाम है, जिसका रिजल्ट आना है, जिसका पेपर होना है, सभी स्थगित हो, सबकी पूर्णतः जाँच हो, और जब ये आश्वस्त हो जाए कि परीक्षा पूरी सुचारू रूप से चलेगी, उसके बाद ही आप एग्जाम कराएं। हम देने को तैयार हैं, हम युवा हैं उत्तराखंड के, हम लड़ने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो भी प्रोसेस हो वो बिल्कुल फेयर हो, शुचिता के साथ हो। जी, अब मैं और भाई साहब के पास आऊँगा। भाई साहब, आप आगे आ जाएं। एक तरीके से देखा जाए तो आयोग द्वारा युवाओं के भविष्य से भी खिलवाड़ियाँ किया जा रहा है, पेपर करवा करके, जो भाई साहब ने बताया, जैसे कि एडमिट कार्ड जारी करें। हाँ बिल्कुल, इससे बड़ी बात और क्या होगी कि इस उत्तराखंड जो बना था, लोग अपनी आकांक्षाओं को लेकर के आगे आए थे जी। लेकिन आज जैसा माहौल बन गया है यूपीडीओ से लेकर के, और आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार को लेकर के जी, उत्तराखंड का युवा कहाँ ठहरता है? जिसके पास क्या उम्मीद बची हुई है? क्या करेगा ये अब यहाँ पर बैठ करके? तो इसलिए जितने भी एग्ज़ाम अभी ये चल रहे हैं, इन सबको जो है इनको कैंसिल करना चाहिए। जब तक जाँच नहीं हुई तब तक कोई डेट नहीं, और इसको लेकर के अगर आंदोलन करने की नौबत आएगी तो हम युवा लोग आंदोलन करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो संजीव चतुर्वेदी जी जो समीक्षा अधिकारी हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, मेरे को लगता है कि ये केवल एक मोहरे हैं, इनके ऊपर भी और बड़े बड़े मछलियाँ बैठी हुई हैं, उनको भी तो उजागर होना चाहिए। तो जब तक ये मैकेनिज्म चेंज नहीं हुई तब तक हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। पीसीएस का जो पेपर है ये तो अभी स्थगित करना ही है इनको, लेकिन अध्यक्ष को भी सामने आकर के इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। आयोग अपने इस तरह से हम इसको क्षम्य नहीं कर सकते हैं। कहाँ जाएगा उत्तराखंड का युवा? इतना ही नहीं, मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि जब अति गोपन से जहाँ पर पेपर रखे जाते हैं वहाँ से मामले लीक हो रहे हैं, तो हम कैसे ये विश्वास कर लें कि इस पीसीएस के जो पेपर हैं वो लीक नहीं हुए होंगे? जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ उसका लीक नहीं हुआ होगा, जो एफआरओ का पेपर हुआ उसका लीक नहीं हुआ होगा, जो ये महाधिवक्ता में आरओ का एग्ज़ाम हुआ है उसका लीक नहीं हुआ होगा। तो इन सारे पेपरों को जो है स्थगित करके नए सिरे से कराना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए। जी, जांच करानी चाहिए, और सोच का विषय है दोस्तों ये भी, क्योंकि जहां लेखपाल और पटवारी के पेपर लीक हो सकते हैं, वहां पर पीसीएस का पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई मुश्किल का काम उस भ्रष्टाचारी के लिए नहीं है जिसने पहले ही ये सब कांड कर रखे हों। तो ये सारा घटनाक्रम मैं आपको इस वक्त देहरादून से दिखा रहा हूँ। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, भ्रष्टाचारों से भरी हुई नगरी, देवभूमि कहते हैं आप इसको देहरादून। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक आप बने रहे मेरे साथ और सतर्क रहे ऐसे घोटालेबाजों से, और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।